एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति फिजिक्स विदा क्लासेस में। साथियों, 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। जैसा कि आप जानते हैं मैथ का एग्ज़ाम है और 2024 में आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। तो ये जो पेपर है 822 डी कोड डी वाई, जिसमें आपको 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले हैं। और मैं बताऊँगा आपको कैसे 95% आप लाएँगे एग्ज़ाम में, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो आई होप आप लास्ट तक रुकेंगे और हमारी वीडियो को वॉच करेंगे। यहाँ पे मैं फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ और ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, जो कि आप 70 में 70 आसानी से पा सकें। ये मेरी स्ट्रेटजी है, जिससे जिसका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का पूर्णांक है। आपको पता होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में। और समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे आपको सॉल्व करने दिया जाता है। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा कि नोट पॉइंट में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब आप प्रश्न को 15 मिनट आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं और 3 घंटे आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है। अब अगर देखा जाए निर्देश में, तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न के 2 खंड हैं। जैसे कि 70 में 70 किस तरीके से बनाएंगे, ये मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि 2 खंड में दिया गया पेपर। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। जबकि जबकि OMR शीट पर उत्तर दिए जाने वाले पश्चात काटे नहीं तथा इनवाइटर का उपयोग ना करें। मतलब आपको काटना नहीं। अगर कोई आंसर गलत हो रहा है तो आपको काटना नहीं है। ठीक है, गोला वोला नहीं करना है। अगर देखिए 5 में, तो खंड ब में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णात्मक प्रश्न हैं। और अगर देखें 6 वाले में, खंड ब में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब सामने दिया गया होगा। ठीक है, जैसे कोई प्रश्न होगा तो उसके सामने आपको अंक दे दिया रहेगा कितने नंबर का है, या 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, जो भी होगा वहाँ लिख देगा। ठीक है, प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए। उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए और हल नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके पास जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर आप समय नष्ट अपना मत करिए, बल्कि आगे क्या करिए, बढ़ते रहिए। ठीक, तो ये 15 मिनट का समय था, आप एग्जाम में जाएंगे नहीं करेंगे। आइए खंड अ को देखते हैं, जो 20 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, इसको किस तरीके से आप करेंगे। आइए समझते हैं सलूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको मैंने बताया था धनात्मक पूर्णांक, और इसमें बताना है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो आइए समझते हैं इसका सलूशन किस तरीके से हम करेंगे। कि जैसे कि अपने पास कि ये धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो 2p+1 होगा, या 2p होगा, या p+1 होगा, या p होगा। तो समझते हैं किस तरीके से करेंगे। आइए, ठीक है, ये जो डी वाला ऑप्शन है वही सही होने वाला है, लेकिन अब कैसे सही होने वाला है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप से, मैं इसको क्या करूँगा आपको बताने जा रहा हूँ। तो आई होप आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले आप जानते हैं p बराबर 0 अगर आप रखते हैं p का मान तो आएगा 1, राइट। अगर आप p बराबर 0 रख दिए तो 1 आ गया। अगर आप p बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 1 जा 2 और 1 करेंगे 3 हो जाएगा। अगर p = आप 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, +1 5 हो जाएगा। क्या ये हमको एक विषम नहीं मिल रहा है? अगर 10 रखेंगे 10 दूनी 20 और 21 हो जाएगा। ठीक, क्या आपको ये विषम पूर्णांक नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप किसी में रखेंगे तो नहीं बनेगा, आप चेक कर लीजिए रख के। ठीक, आइए दूसरे को समझते हैं। यदि द्विघात समीकरण k-1 x² + kx+1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा करवाया है ऑफलाइन क्लास में। आप क्या करेंगे, वही जो -3 दिया है उसका मान इसमें पुट कर देंगे x की जगह, बस आंसर आ जाएगा। चलिए सिखाते हैं किस तरीके से करेंगे आप। ठीक, देखिए x = दे रखा है -3। ठीक है, ये आपको क्या करना है, x की जगह पुट करना है वैल्यू को।
और के मान को फाइंड आउट करना है इस दिए गए क्वेश्चन में। ठीक, कैसे करना है, बहुत ही सरल है। और क्या करेंगे देखिए, पहले k-1 इंटू x² की जगह रखेंगे -3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको k की जगह रखना, x की जगह रखना है। x की जगह रखेंगे -3 + 1 = क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। किसी का मान निकालना होता है क्या करते हैं, 0 करते हैं। अभी लास्ट में कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे k-1 तो रहेगा ही, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 लिख देंगे k-1 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 3k, तो 3k हो जाएगा प्लस कितना 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई 9k माइनस 9 1 जा 9 माइनस 3k प्लस 1। ठीक, अब क्या करना है देखिए, 9k को और 3k को एक साथ ले लीजिए और जो भी बचा है उसको 0 की इधर लिख दीजिए। ठीक है, सबको 0 दिखा देंगे। जब भी आप मान निकालेंगे तो 0 दिखाना पड़ेगा। 9 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 6k। अब यहाँ देखिए -8 -9 और 1 क्या हो जाएगा 8 = 0 कर देंगे, तो 6k = क्या आ जाएगा +8, क्योंकि इधर माइनस हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 8 बाई क्या हो जाएगा 6। अब इसको मैं क्या करूँगा, काट दूंगा, 2 से काटूंगा, 2 4 जा 8, तो 2 3 जा 6, तो जो k का मान आया आपके पास 4/3 आया। तो क्या करना है, अब आप ऑप्शन मिला लेंगे कि कहाँ है अपने पास। देखिए पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपके पास, सही होगा। और आपको ध्यान देना है, एग्ज़ाम में अगर 2 आंसर एक जैसे हैं तो उसी में से कोई एक सही होगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कि के किस मान के लिए। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन 3 है वो विकल्पी है, समझिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3 = y और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए फार्मूला। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला होता क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, जैसे कि आपके पास 2x + 3y = दे रखा है 5। ठीक, और जो दूसरा दे रखा है 4x + ky = 10। और आप विश्वास करिए ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और यही सब क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन कुछ बताई गई थी, आप दोनों में देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया फार्मूला कि a1 का मान, पहला आप a1 मान लेंगे, फिर b1 का मान और c1 का मान लिख देंगे। तो a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 और c1 का मान 5। ऐसे a2 का मान 4 होगा, b2 का मान होगा आपके पास k और c2 का मान क्या होगा 10 होगा। ठीक है, अब लगाते हैं सबसे पहले क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन याद होना चाहिए आपको। अपरिमित रूप से, ठीक है, कि परिमित रूप से अनेक हल। ठीक, अनेक हल, इसके कैसे हल लिखते हैं आइए फार्मूला सबसे पहले समझते हैं, या आप सीधे डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप फार्मूला वहाँ एग्जाम में लिखें तभी करें। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ पहले, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ना। आपको याद रखना है ये फार्मूला, कि जब भी बोलेगा सवाल में अपरिमित रूप से अनेक हल है तो ये आपको करना है। ठीक, अब बहुत ही सिंपली से आपको वैल्यू को पुटअप करना है। a1 का मान 2, a2 का मान 4, ठीक, = का साइन लगाएंगे, b1 का मान 3 और b2 का मान k, = का साइन लगाएंगे, c1 का मान 5 और c2 का मान 10। आप क्या करना है, जब भी आपके पास दो चीज़ें इक्वल दी हों किसी एक के साथ ले लीजिए। तो मैं पहले को ले लेता हूँ, ठीक, इसको भी आप ले सकते थे, आंसर सेम आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से 2 से करेंगे 2k आ जाएगा, = 4 3 जा 12 होता है। ठीक, 2 से यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 12/2 और 2 से करेंगे डिवाइड, k = क्या आ जाएगा 6। ठीक, तो k की जो वैल्यू आ गई अपने पास कितनी आ गई 6। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन में आपके पास 1/2 मतलब डी वाला आपका सही होगा।
कि जो के का मान है वो 6 है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, जो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। ये है 1/x² - 2 = 1/7। तो x का मान है, क्या होगा x का मान, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को उतार लेंगे। क्वेश्चन देखिए है क्या, क्वेश्चन है 1/x² - 2 = 1/7। देखिए 1 से 1 काट भी सकते हैं ऊपर का, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, x² - 2 का 1 में, तो हो जाएगा x² - 2 = 7 का 1 में करेंगे, आ जाएगा 7। ठीक है, तो हो जाएगा x² = 7 माइनस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +2। तो x² = आ जाएगा 7 + 2 मीन्स 9, राइट। x² का मान हम निकालेंगे तो ये जाएगा रूट में लग जाएगा, तो हो जाएगा √9। और मैं आपको बताया हूँ ऑफलाइन में, जब भी रूट से कोई चीज़ निकलती है तो क्या निकलती है, प्लस और माइनस। और ये 9 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए 3 का स्क्वायर है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी क्या, +-3, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो बी वाला है वो क्या है, सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए करना क्या है कि मैं आपको एक इसकी ट्रिक भी बनाया हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लेंगे ना। ट्रिक बताया हूँ किस तरीके से आप विकल्पी को करेंगे। हाँ, तो मैं आपको एकदम बता रहा हूँ डिटेलिंग किस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि 1 से लेकर 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, तो सही समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसका जो रिजल्ट बनेगा उसको समझते हैं किस तरीके से करना है। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, आपको जानते हैं 2, 4, 6, 8। ठीक, 10, 1 और 10 के बीच में लिखना है, तो क्या करना है 10, क्योंकि 1 और 10 तक की धनात्मक संख्या जब लिखेंगे, बीच नहीं बोला है कि आपको 1 से लेके 10 तक बोला है, तो मतलब एक धनात्मक है नहीं। अब समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य जो होगा सभी को जोड़ के जितने टर्म होंगे उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बट्टे कितनी संख्याएं हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 का कर लेंगे, भाग कर लेंगे। अब जब सब आपको ऐड करेंगे तो देखिए 6 12 और 18 30 हो जाएगा। भाई कितना 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आपके पास जो 1 से 10 तक है धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक, ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो कहलाती हैं। मतलब ऐसी आकृति जिसका आकार तो समान है परंतु अमाप, जब मैं इसको नापूं तो समान ना हो, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए क्या बोलते हैं, क्या सर्वांगसम बोलेंगे या समरूप बोलेंगे। तो मैं आपको बताया हूँ समरूप बोलते हैं। आकार अलग अलग होगा, ठीक है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन समरूप दिखेंगे। आइए साथ को देखते हैं कि बिंदु 5,0 -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी जब आपके पास 2 बिंदु दिया जाता है तो फार्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। जैसे ये और भी मैं कोई 2 बिंदु मान लेता हूँ, और आपकी सवाल जो है वो 5,0 दे रखा है, और दूसरा जो बिंदु है उसका नाम है -12,0 है। ठीक, जब 2 बिंदुओं की दूरी निकालना होता है तो अपने पास एक फार्मूला होता है कि ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपको ध्यान देना, अगर आप y2 से स्टार्ट करेंगे तो x2 से स्टार्ट करना है, अगर आपको x1 से लेना है तो आप क्या करेंगे, y1 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दोनों ही बताया हूँ और दोनों से सेम रिजल्ट आता है। ठीक, देखिए ध्यान से, रूट के अंदर वैल्यू को पुटअप कर दीजिए कि x1 का मान कितना 5, तो लिख दीजिए 5, माइनस करेंगे, और ये भी क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, प्लस y1 का मान कितना है 0, y2 का मान भी कितना है 0 का होल स्क्वायर।
तो 12 और 5 कितना हो जाएगा साथियों? 17 हो जाएगा। और रूट में 17 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0। अब दोनों को ऐड करेंगे तो रूट में आ जाएगा कितना? 17 का स्क्वायर 889, 289 लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अब ये बाहर निकलेगा 289 किसका वर्ग है? 17 का है। आप यहीं से सॉल्व कर सकते थे लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया अच्छे ढंग से, तो 17 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो हो जाएगी 17 हो जाएगी। तो आइए समझते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन डी आपका जो होगा राइट आंसर होगा कि 17 क्या होगा? सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। यदि 3 cot a इक्वल टू 4 है, यदि 3 cot a इक्वल टू क्या दे रखा है? 4 दे रखा, तो सेक a का मान होगा। आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहे पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं या फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के वहाँ से वैल्यू निकाल कर सकते हैं, या फिर आप 3 cot a इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं पहले जो दिया है क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए कि सेक a का मान निकालना है। तो दो चीज़ से लगा सकते हैं। पहले मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि cot a को इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3। क्यों? क्योंकि जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई है cot के साथ, हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब क्या करना है आपको? आप जानते हैं कि cot a इज इक्वल टू 4/3 है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1/10 इज इक्वल टू लिख सकते हैं cot, तो हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू कितना? 4/3। राइट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और आप ये tan को क्या लिख सकते हैं? tan a इक्वल टू लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो सेक a को आपको मान निकालना है। तो देखिए समझिए क्या करना है। सेक a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर a। राइट या रंग? राइट, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अब यहाँ से सेक a इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 1 + tan a का मान 3/4, तो लिख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अपने को tan a पता है, जबकि यहाँ क्या tan स्क्वायर a है। तो सेक a इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक a इक्वल टू रूट के अंदर 16 16 और 9 25 कितना? 16। ठीक, तो 16 किसका स्क्वायर है आपके पास? 16 आपका स्क्वायर है 5 का, मतलब 5 का, और 16 किसका है? 4 का। 25 5 का है और ये जो है 4 का है, तो सेक एज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। 5/4 इज़ द राइट आंसर। आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको 5/4 ऑप्शन में मिला है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है ना। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, तो उन्नयन कोण होगा। यह मैं आपको ऑफलाइन क्लास में करवाया था, इसका आंसर 30 से आया था। आइए समझते किस तरीके से आया है, वहाँ भी बताए थे। आप स्किल्स क्या करेंगे? पहले मीनार बना लीजिए। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं स्केल से भी। मैं स्केल लाया हूँ जिससे आपको समझ में आए, अच्छे से स्ट्रेट लाइन बने। ठीक, अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो 20 मीटर आप कर दीजिए इसको। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई 20 मीटर हो गया। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, छाया कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। अगर ऊंचाई आप करेंगे तो नीचे बनेगी क्या? छाया इसकी। ठीक, तो जो छाया है वो कह रहा है 20 कड़ी में 3 मीटर है, तो लिख देंगे आप यहाँ पे यही छाया है। ठीक है, नीचे वाला तो हो जाएगा 20 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, अब कह रहा है कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है? हमेशा नीचे बनता है। आप इसको क्या करेंगे? इससे मिला देंगे। तो यहाँ जो नीचे वाला पॉइंट है, ये जो बन रहा है, यही पे क्या बनेगा? उन्नयन कोण। मैं मान लेता हूँ थीटा है। और अब क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का नाम कुछ रख देंगे, ए बी और सी, कुछ भी रख सकते हैं, PQR आपका मन। तो मैंने ABC माना है। अब आप देखिए रिलेशन, जो लंब और आधार में रिलेशन क्या देता है, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा कि जो BC का मान है वो दे रखा है 20 मीटर, और AB का जो मान है वो है 20 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, आपको निकालना है थीटा का मान। अब थीटा कैसे निकलेगा? ध्यान समझिए। आप
ट्रायंगल लेंगे ABC, एग्जाम में अगर तो ऐसे करना है, लेकिन बहुविकल्पी थोड़ी करना है, मैं आपको मतलब डिटेल बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होता है BC अपान AB, क्योंकि आपको बताया था लाल बटे कक्का ना, तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, थीटा का मान कुछ है नहीं तो पुट नहीं कर पाएंगे, BC का मान है 20, यहाँ कितना है AB का मान 20 कड़े में 3, तो 20 से 20 कट जाएगा, ऊपर रहेगा 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। अब देखिए 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान समझिए, tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये tan 30 की वैल्यू है कि नहीं, आप टेबल देख लीजिएगा कि कितना होता है, तो हो जाएगा ये tan 30 मतलब 30 डिग्री। अब tan से tan कट जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसका आंसर 30 होगा। आइए समझ देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डी पे लगाने जा रहे थे हम, लेकिन बी है। देखिए अब जो 10th क्वेश्चन है काफ़ी पॉपुलर है, एग्ज़ाम में कई बार आया है, इस बार भी 2024 में आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविध कर। ठीक है, विविध कर कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहते हैं, और आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि जो d = होता है वो B² - 4AC होता है। ठीक, ये है आपके पास फार्मूला किसका, विविध कर का। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपेयर करना है किससे, a का मान, b का मान, c का मान। x² से करेंगे, x² से x² जाएगा तो a का मान आ जाएगा 3 और b का मान आ जाएगा -6, क्योंकि अगर आप कंपेयर कर रहे होंगे तो। ठीक है, और c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपको क्या करना है, a, b और c की वैल्यू को इस दिए गए फार्मूले में रख देना है। तो b की जगह लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह होगा 3 और c की जगह होगा 4। ठीक है, तो आपको पता चाहिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा -4 से 12, 12 4 जा तो हो जाएगा 48। तो d = हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -1 2 मतलब 12। तो आपको दिख गया कि कैसे मूल है, d का मान -12, तो जो इसका आंसर जो होता होगा -12। अगर सवाल में पूछा होता है इसके मूल कैसे हैं, तो हम मूल लिखते क्या, काल्पनिक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, जो आपको दिख रहा होगा 11। सीधे फार्मूला ही है, सीधे आपको फार्मूला याद रखना है, ये सर्कल का है। 11 की त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। ठीक, आपको सीधे सीधे फार्मूला याद रखना है कि अगर आपके पास कोई एक वृत्त हो और इसकी त्रिज्या स्मॉल r हो और यहाँ पे जो त्रिज्यखंड का जो कोण बन रहा हो थीटा बन रहा हो, ठीक, तो क्या होगा आप समझिए। अगर ऐसा हो रहा है, यही जो ये लंबाई है, यही जो मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, यही है त्रिज्यखंड की लंबाई या चाप जिसको बोलते हैं। तो ये फार्मूला था θ/360 × πr² होता था, लेकिन यहाँ होगा 2πr। क्यों, क्योंकि पूरा सर्कल पे मूव करके जा रहा है, सर्कल की जो डायमीटर वो होता है, परिधि होती है 2πr होती है, तो वहाँ से लेके चलना है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो ये देखिए ये तो काट देंगे, यही बन जाएगा। देखिए सी इज़ द राइट आंसर होगा, अगर आप इसको 2 से काटते हैं, नहीं, हाँ ठीक 2 से नहीं काटेंगे फिर भी 360 बनेगा, क्योंकि पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल 1 नंबर का है। तो देखिए व्यास क्या होता है, ऐसी लाइन जो किसी सर्कल के सेंटर से होके पास हो उसको बोलते हैं, और ये कितना होता है d/2 होगा, मतलब r = लिखते हैं d/2। ये रेडियस होता है, और रेडियस जो होगा वो डायमीटर का 2 टाइम्स होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। और सवाल में दे रखा है d का मान 1/2 है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1/4। ठीक, ये तो r की वैल्यू कितने आ गई 1/4 आ गई, मतलब रेडियस आ गया कितना 1/4। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होगा वो 3πr² होता है।
अर्धगोले का मतलब आधा गोला लेना है। ठीक, अब आपको करना क्या है, 3 पाई r²। आर के मान कितना है 1/4 को 2 बार लिख देना है या होल स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 3 पाई यहाँ हो जाएगा 1 का 1 और 4 का कितना हो जाएगा 16 मतलब 16। अब ये कटने वाला तो है नहीं, अगर मैं वैल्यू भी रखूँ तब भी नहीं कटेगा, तो जाएगा 3 पाई/16। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होने वाला है। तो अब पाई का मान अगर मैं 180 रखूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 3/16 पाई सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर में लिखते हैं या तो मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर इस सेमी में दिया है, यही सही है। नीचे देखिए अब और सब में 32 दिया है, यहाँ देखिए सी वाले में नहीं है, गलत है, इसलिए क्या होगा 20 द राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जो लिखा है 1 से लेके 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 5 तक आपको बताना है सम संख्याओं का समांतर माध्य। अब सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो कटे। अब 1 से 15 तक लिखना है तो सबसे पहले 2 4 6 लिखना पड़ेगा। सम संख्या 2 4 6 8 10 12, ठीक है 14 15 तो होगा नहीं क्योंकि विषम हो गया। अब इसको ऐड कर लेना है। समांतर माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ के जितने टर्म होते हैं उतने से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेते हैं। तो समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू क्या रखी है पहले 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बाई कितने इस पे नंबर हैं काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, क्या कर देंगे 6 और 1 7, 7 से क्या कर लेंगे डिवाइड, क्योंकि 1 2 छूट गया था। अब सबको ऐड करिए। देखिए जब आप सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30 30 10 40 2 42 42 में 14 जोड़ेंगे तो 14 42 और 14 8 और यहाँ 5 56 हो जाएगा। तो 56/7 कर लेंगे, 7 से इसको काट देंगे 7 8 56। तो आंसर नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। देखिए साथियों मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कैसा लगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी तो कुछ मेरे लिए कर सकते हैं। दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पासा क्या होता है, लीडो की गुट्टी, ठीक है, जिसमें अधिकतम अंक 6 आएंगे। अगर मैं इसको 3 बार फेंक रहा कह रहे हैं 3 बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करिए, तो जब भी आप पासे को फेंकेंगे तो अधिकतम अंक आएगा 6। अब ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखिए समझिए ध्यान से। प्रायिकता एक प्रकार से घटनाएं होती हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। जो सबसे अधिकतम अंक आएगा 6, अब उसी 6 में से क्या करेंगे आप 3 बार फेंकना है, तो हो सकता है 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए, इसी 6 में से तो आएगा 3 बार। 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या क्या होगी 4 5 6 ना, 4 5 6 मतलब 3 संख्याएँ होंगी। तो एक प्रायिकता जो आ जाएगी 3/6 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। कैसे, क्योंकि जब आप 3 बार फेंक रहे हैं तो 3 से बड़ी संख्या 4 हो सकती है 5 हो सकती है 6 हो सकती है। तो आप लिखेंगे कि जो अनुकूलन घटना है या अनुकूल जो घटनाएं हो रही हैं ना, या जो परिमाण है वो आपके पास परिमाणों की जो संख्या होगी वो होगी ये 6 में से ही आएगा। तो 4 5 6 जो होगा वो सभी घटनाएं हैं। 6 जो है आपके पास सभी संभावित घटनाएं होंगी या संभव घटनाएं होंगी, ठीक है, जो परिमाण निकलेगा 6 में से। और जो हम निकाल रहे हैं वो सवाल के अकॉर्डिंग 4 5 और 6 है। तो देखिए जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता कैसे निकालेंगे, देखिए प्रायिकता इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास अनुकूलन परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणाम। मतलब कि आपको देखना है कि 3 हो गया और कितना है अपने पास पूरा संभावित घटनाओं का मान कितना है 6, तो काट देंगे आ जाएगा 1/2, ठीक है 1/2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी होगा क्या आपके पास राइट होगा, ठीक है। विथ सॉल्यूशन के साथ आपको दे रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में और स्टेटस लगाना। 2 संख्याओं का
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप इसको बिना कॉपी पे लगाए भी बता सकते हैं कि अंतर करना है, योग करना है 8 लेकिन अंतर आए 2। तो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है। तो दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंतर का मतलब होता है घटाव, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व जब करेंगे, समीकरण 1 बना लीजिए, इसको क्या कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे। 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ध्यान से, ये है प्लस ये माइनस आपस में कर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ समीकरण 1 प्लस 2। आप इसको मैं जोड़ रहा हूँ, जब जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या कटेगा, देखिए ध्यान से समझिए कि अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिख रहा हूँ और यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख रहा हूँ, तो देखेंगे यहाँ पे प्लस है और ये क्या है माइनस, तो कट जाएगा। एक एक x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 2 10। अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, क्या बन जाएगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 10/2। 10/2 से काट देंगे, क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 5। जैसे ही x की वैल्यू अपने पास 5 आएगी, अब आप फ्री हैं 1 में रखने के लिए और 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखूँगा। तो लिखूँगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में क्या कर दूंगा, रख दूंगा। अब जैसे आप इसको रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू क्या रख देंगे, 5, तो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 8, तो जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 5। क्यों, क्योंकि इधर प्लस था तो जाएगा माइनस बन जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए x का मान 5 है और y का मान 3 है। x का मान 5, y का मान 3, राइट आंसर होगा बी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि बिंदु, आपके पास बिंदु दे रखा है -3,4 की x अक्ष से दूरी बताइए। मैं आपको बताया था जब x अक्ष पूछेगा तो आपको y लेना है, y पूछेगा तो x लेना है। तो समझिए ध्यान से कि जो अपने पास जो बिंदु होगा x अक्ष से दूरी, तो आप लिखेंगे बिंदु की x अक्ष से दूरी, बिंदु की x अक्ष से दूरी, ये हमेशा क्या होती है साथियों, बराबर होती है। x अक्ष की दूरी बराबर होगी क्या, बिंदु y अक्ष की दूरी, या बिंदु y का निर्देशांक भी कह सकते हैं, ठीक है। समझिए अगर हम देखें x अक्ष से दूरी, तो आपको x को नहीं लेना है, y को लेना है। जो बोलेगा उसका अपोजिट, ये होता है x का मान y। अगर x अक्ष की दूरी पूछा था आप y का मान लिखेंगे, तो y का मान का कितना है, 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल में अगर ये होता y अक्ष से दूरी, तो आपका आंसर जाता कितना, 3 जाता। समझ गए, तो सवाल में पूछा था कि x अक्ष से दूरी, तो आप y का मान लिख देंगे, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अगला है कि एक क्वेश्चन नंबर 17, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो 17 का जो द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है, तो मैं आपको बताया था एक फार्मूला, जब आपके पास दो शून्यक दिए हों और कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके लिए एक फार्मूला मैंने बताया था। कि फार्मूला क्या था, समझिए ध्यान से। सबसे पहले ये जो 5 होगा और ये -3 होगा, इसको मैं कुछ सपोज करूँगा, चाहे अल्फ़ा चाहे बीटा, दोनों में से कोई एक आपको मानना है कि कौन अल्फ़ा होगा। मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा का मान और बीटा का मान। पहला मान लेते हैं अल्फ़ा का मान कितना है, 5 है, और बीटा का मान कितना है, -3 है, क्योंकि मैं आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, ठीक। अब द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं, फार्मूला कि जो द्विघात बहुपद बराबर, ये होगा x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा, यही ना होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। ये आपके पास फार्मूला है,
बाकी अगर आपके पास द्विघात बहुपद निकालना तो इस तरीके से निकालेंगे। अब अल्फ़ा का मान कितना है 5 है, बीटा का मान -3 है, तो यहीं पुट कर देना, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं। अल्फ़ा का मान कितना 5, बीटा का मान कितना है +3, तो देखिए प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे क्या मिल जाएगा 2, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब अल्फ़ा इंटू क्या निकालेंगे बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा का मान है 5, बीटा का मान है -3, तो 5 तो जाए -15, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या आ गया -15। अब हम लोग रखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, तो लिख देंगे 2, x है तो x रहेगा ही, प्लस करते लेकिन है क्या माइनस, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस कर देंगे 15 बराबर क्या 0 कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15। तो आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन जो आपको सी दिख रहा है वो सही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे जो आपको दिख रहा होगा 18। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 को हल करने पे प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपको पास दिया है उसका हम लोग समीकरण बना लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 18। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। और जो अगला अपने पास क्वेश्चन है x माइनस 2y जो इक्वेशन दे रखा है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं सेकंड। ठीक, अब आपको क्या करना है, मैं आपको सिखाया हूँ 1 और 2 को सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, चाहे x के मान को बराबर करें चाहे आप y के मान को बराबर करें। तो देखिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं x को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और अब जो ऊपर अपने पास बचा है वो तो ऐसे ही रहेगा, तो हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3 को लेके चलेंगे जिसमें दोनों सेम दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 3 से, समीकरण 1 व 3 से, या लिख सकते हैं समीकरण 3 व 1 से घटाने पर। जैसे आप घटाएंगे तो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना 4, समीकरण नंबर 3 था ये। और ये अपने पास दो, पहला क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 18, ये समीकरण नंबर फर्स्ट था। अब हम लोग घटा रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, सिंबल को एक्सचेंज करते हैं, जो रहेगा प्लस वो बनाएंगे माइनस, माइनस को प्लस, ये भी प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब दोनों सेम सिंबल के हो गए, ये भी माइनस है और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 7y विथ नेगेटिव साइन के साथ इज इक्वल टू क्या, अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -14। ठीक है, 7 2 जा से काट देंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/7 मीन्स कितना 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे ही y का वैल्यू 2 आ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्री हैं, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में या फिर 3 में, किसी भी समीकरण में रखेंगे आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, y का मान हम लोग रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, ऐसे रखेंगे जिसमें मुझे आसानी हो निकालने में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे रखने पर, तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई, वाई मीन्स कितना 2 था, तो रखेंगे हम लोग x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 2, तो हो जाएगा x माइनस 2 2 जा कितना होगा 4 इज इक्वल टू कितना 2, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 माइनस तक हो जाएगा +4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, आपके पास जो आंसर आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू कितनी थी 6 और y की वैल्यू 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बाकी ए तो गलत है। ठीक है, तो साथियों मैं आपके लिए इतना ज़्यादा
स्ट्रगल कर सकता हूँ, लंबी वीडियो बना सकता हूँ, तो आप भी थोड़ा सा प्रयास करिए, वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि आपके पास 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। बहुत सिंपल तरीका है करने का, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए समझिए, देखिए सबसे पहले करना क्या है। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू दे रखा है कितना 1। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ से थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि थीटा का मान क्या होगा। तो क्या करना, ध्यान समझिए, हम लोग क्या करेंगे, cos 3 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई था, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये कास में किसकी वैल्यू है आपको क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू, कास में है ये 60 की वैल्यू, cos 60 हो जाएगा। तो कास से कास क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 60। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, 60/3 आएगा, तो काट देंगे, आ जाएगा थीटा की वैल्यू 20, राइट। तो यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा कि थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी 20 रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का क्या रहा है, कह रहा है यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है कि जो बहुलक होगा, बहुलक ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है फार्मूला बहुलक का। तो समझिए ध्यान से। अब करना क्या है, माध्य आपके पास दे रखा 20 और ये देखा है 20.5 दे रखा था, तो बहुलक बराबर हो जाएगा आपके पास 3 गुणे माध्यिका का मान कितना है 20 है, तो रख देंगे 20, माइनस करेंगे 2 गुणे माध्य कितना है 20.5। देखिए 20 ताई क्या हो जाएगा 60, बहुलक बराबर 20 ताई 60 माइनस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, मतलब 41 आ जाएगा। ठीक है, घटा लेंगे कितना बच जाएगा अपने पास 19। तो बहुलक आपके पास हो जाएगा 19। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि बहुविकल्पी जितने क्वेश्चन थे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, हमने आपको सॉल्व करा दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको दिख रहा होगा खंड ब। खंड ब बहुत ही बेहतरीन वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में कई साल से आ रहे हैं, और ये मॉडल पेपर है, और इसी मॉडल पेपर में से आपको एग्ज़ाम में जरूर देखने को मिलेगा अगर आप पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, पढ़ाया भी हूँ, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ तो आपको फिर से बताऊँगा कि क्या होता है। √2 भी होता है, √3 भी होता है, और √5 भी था। तीनों मैंने आपको एक साथ करवाया था एक ही वीडियो में, 2, 5 और 3 का। यहाँ पे 7 का भी कर सकते हैं, सिर्फ नंबर को आपको चेंज करना है। ठीक है, आइए समझते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। मैं आपको वहाँ पे डिटेल बताया था, और आज यहाँ भी डिटेल बताऊँगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 8 से 10 लाइन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का क देखिए कि आपको सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो माना √3, हम उल्टा मानेंगे, √3 एक क्या होगी, √3 एक परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या को मैंने बताया है जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं वही परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या थी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो समझिए, √3 को हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, तो हो जाएगा √3 बराबर हमने कर लिया A/B। P/Q भी मान सकते हैं, A/V भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, B, जहाँ B, A और B दोनों क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, जहाँ A और B सहअभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर जो स्वयं खुद से कटते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या।
ठीक, ए और बी क्या हो जाएंगे, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, एवं बी नॉट इक्वल टू जीरो, और बी जीरो नहीं है। तो हमने देखा कि जो ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। ठीक है, और बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो आइए अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप समझिए कि हम लोग करेंगे क्या। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। और जैसे वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर बराबर होगा a/b का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कर लेंगे, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा a/b तो जाएगा a² क्या, b²। ठीक, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3b² इज इक्वल टू a²। अब यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको 1 कर लेता हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 3 जो b² लिखा गया है, अगर 3 a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 अगर a² को यदि 3 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है अगर 3 जो होगा a² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या है, चूँकि तब 3 जो होगा a को भी करेगा, तो लिखेंगे 3a को भी विभाजित करेगा। आप लोग क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ा लेंगे। ठीक है, स्पीड को बढ़ा के देखेंगे। तो यहाँ समझिए अब क्या करना है, पहले हमने लिख दिया कि 3 जो होगा a² को करेगा और 3 जो होगा a को भी करेगा। तब क्या होगा, तब हम a इज इक्वल टू 3m मान लेते हैं, कुछ हम a की वैल्यू मान लेते हैं। मान लिया, ये हमने ये लिख रहे हैं कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि a इज इक्वल टू 3m। ठीक है, 3m लिख सकते हैं। मैं ऐसा कोई संख्या मान रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं m की जगह, बस b मत मानिएगा। जहाँ m जो होगा, आपके पास m क्या होगा, m कोई पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक। और पूर्णांक में भी कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, जहाँ m क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब चलते समझते हैं, दूसरे पेज पे पेज भर चुका है। ठीक है, चलिए समझिए कि क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू को, जो आपके पास a इज इक्वल टू 3m दे रखा है, अगर इसमें 1 में रख दूँ तो क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैं इस a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूं तो अपने पास जो बनने वाला होगा, a का मान कितना है, 3a इज इक्वल टू 3m माने थे ना, तो रख देंगे, हो जाएगा 3b² इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 3b² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, m का m²। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 से काट देंगे, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ मिल गया अपने पास b² इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर। सेम कंडीशन बन गई कि इसको 2 कर लेते हैं। अगर आप 1 और 2 को देख रहे होंगे तो सेम कंडीशन बन रही है, देखें। ठीक है, अब क्या करना है, समझ ज़रा, क्योंकि अगर b² जो होगा, जिस तरीके से इसमें बोले थे कि 3 अगर b² को विभाजित करता है, 3 b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, क्योंकि तब 3 जो होगा
बी को भी विभाजित करेगा, 3 जो होगा बी को भी विभाजित करेगा या विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करेगा। इसका मतलब अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 को देखें ध्यानपूर्वक, अगर ए को और 2 को देखा जाए तो देखिए क्या होगा। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि अगर 1 और 2 को देखें तो 1 और 2 से क्या कह सकते हैं, जो आप देख रहे होंगे। देखिए एक ये है 3b² इक्वल टू a² और अपने पास जो 2 है वो है b² इक्वल टू 3m²। ठीक, तो हम कहने वाले जो है उसको लिख के रख दिए हैं। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। तो अतः रूट जो ए, देखिए ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब एक के अलावा कुछ नहीं है, तो हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे कि √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का भी, यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कास a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 तो 0 इज लेस देन a प्लस बी, 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस आर इक्वल टू 90 डिग्री बट a इज ग्रेटर देन b, सो दे a एंड b को ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब a और b का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बहुत सिंपल है, आप सॉल्यूशन में लिखेंगे 21 का ख साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो आप लिख देंगे साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो यहाँ इम्प्लाइज करिए साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, ये साइन में किसकी वैल्यू है, तो साइन में 30 की वैल्यू है, तो लिख सकते हैं साइन 30। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 30। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से अगर देखें तो कास a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, तो इसको क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे कास a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, लिख देंगे कास a प्लस बी इज इक्वल टू, कास में किसकी वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, लिख देंगे कास 60। कास से कास कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं 2, और 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे अब। ठीक है, तो हम लोग लिखने वाले हैं कि समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 को प्लस करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो बन जाएगा आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 60। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, 60 30 कितना 90 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 बाई कितना 2, तो यहाँ से काट देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। जैसे a की वैल्यू 45 डिग्री आएगी, हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 या फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि a का मान ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, मैं 2 में रख देता हूँ, 1 में रखेंगे फिर भी आंसर आएगा। समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखिए, रखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कितना है, 2 आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू है 45। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 45 प्लस b इज इक्वल टू कितना, 60, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45।
तो यहाँ पे घटा लेंगे, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री। तो यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b बोला था, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 45, b की वैल्यू 15। तो अगर देखा जाए तो यही आपका क्या है, सही है। बोला है a, अगर a और b को अगर आप जोड़ेंगे तो 90 से वो कम होना चाहिए। तो अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 90 से कम है, क्योंकि 60 डिग्री ही बन रहा है और 90 से कम होगा, लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक। और यहाँ कह रहा है a इज़ ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा होगा। तो अगर a देखा जाए तो a की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, कितना था 45। देखिए 45 ग्रेटर है किससे, 15 डिग्री से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ग को देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल बोल देगा तो आपको इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है। ठीक है। एक केस का अगर ग देखें तो समझिए ध्यान से। सवाल में आपको करना क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया इसके मूल जो होंगे, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद एफ एक्स है। हमने मान लिया कि अपने पास जो द्विघात बहुपद है एफ एक्स है के शून्यक। ठीक है, शून्यक क्या हो जाएंगे, माना द्विघात बहुपद एफ एक्स के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे बोला है शून्यकों का योग और गुणनफल। योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और -3 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अब द्विघात बहुपद किस तरीके से बनाते हैं, अपने पास फार्मूला होता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता था। लेकिन अगर बहुपद रहेगा तो 0 नहीं करना, मैं आपको सिखाया था। ये आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हो जाएगा आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -3, तो ये भी क्या है माइनस, तो जाएगा -3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 2। तो एक लाइन और लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। ये आपके पास क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो हमारी वीडियो को दोस्तों अपने शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको बताना है घ वाला कि सूत्र का प्रयोग करते हुए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को हल कीजिए। आपको बताना है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है सूत्र के प्रयोग से। सूत्र का प्रयोग मतलब वही श्रीधराचार्य से। ठीक है, एक केस का घ देखिए, आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको एक द्विघात समीकरण मैंने बताया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू अगर कोई वैल्यू होती है तो वहाँ से a का मान हम कंपेयर करेंगे। a का मान 4 आ जाएगा, b का मान 3 और c का मान 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो सूत्र देखिए, सूत्र आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो याद करिए, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ठीक, x इज इक्वल टू होता था। तो आपको सबकी वैल्यू को पुटअप कर देना है। b का मान है -3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b का मान कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। अपान क्या कर देंगे 2 इंटू 4, क्योंकि a का मान कितना है 4। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16, 16 5 जा -80 अपान कितना 4 2 जा 8। तो यहाँ हो जाएगा -3
प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस घटा लेंगे 71/8। अब यहाँ ये इंटरेस्टिंग बात है कि माइनस क्या होता है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा आपकी क्लास तक, ये एक काल्पनिक संख्या है। और आपके पास जो दी गई समीकरण दी गई जो समीकरण है, दी गई समीकरण के वास्तविक मूल, दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो कैसे मूल संभव है? काल्पनिक मूल संभव है। ठीक है, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है। ठीक, लिखना लिख दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। अंगा वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर अंगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। 21 का अंगा देखिए, समझिए। बेलन का वक्र पृष्ठ बताना है तो देखिए, बेलन की त्रिज्या जिसको दिखाते हैं आर से, ये आर का मान दे रखा है कितना, 7। तो आप यहाँ लिख देंगे बेलन की त्रिज्या आर इक्वल टू 7। ठीक है, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर लिख देना है। बेलन की ऊंचाई जो कामा की है, इसका मतलब क्या है, वही बेलन की लिखा है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई h इक्वल टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये होता है 2πr/h। ठीक, देखिए 2 तो रहेगा ही, पाई का मान लिख देना है 22/7, आर का मान 7 दिया है, एच का मान 8 दिया है, काट देंगे 7 से 7, 22 दूनी हो जाएगा 44 गुणे 8, और इसका दोनों गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 352 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनका भी भला हो जाएगा। एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेमी है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 2 है। ठीक है, 2 नहीं है, चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करना है, 2 नंबर का सवाल है। ठीक, 21 का घ देखिए, वृत्त की परिधि दे रखा है 22, तो आप लिख सकते हैं, तो वृत्त की परिधि आपको पता होना चाहिए। सवाल में 22 दे रखा है, जबकि फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, 2 से काट देंगे 11 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 27/r, और पाई का मान रख देंगे 22/7, काट देंगे 2 हो जाएगा। तो आर का मान आ जाएगा 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा हो जाएगा 7/2। आर का मान आ गया अपने पास 7/2। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/4। चतुर्थांश का मतलब 1/4। ठीक है, 1/4 बाहर रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7/2, 2 बार लिख देंगे। देखिए 7 से 7 काट देंगे और 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 11 बार, 11 गुणे 7/2, 2, तो 8 हो जाएगा। 77 क्या हो जाएगा, 8, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड करने पे। आप करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें, ये सब देख लिए हम लोग क ख ग अंगा तक, अब च भी देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 5 खंड हल करना है, और पाँचों का आपके पास
पहला क्वेश्चन ये है और बहुत ही पॉपुलर है और एग्ज़ाम में आएगा, इस बार भी आएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 2 अंकों से बनी, पहले लिख दीजिए 22 का, देखिए क है, भूलने ना पाए, सॉल्यूशन है। देखिए 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 4 नंबर की सवाल है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 2 अंकों से बनी संख्या थी और एम उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। उनका अंतर कितना है? 2 है। तो सबसे पहले जब भी ऐसी सवाल आएगी तो आपको इकाई और दहाई मानना है। इस टाइप के सवालों में माना क्या करना है आपको, इस टाइप जब भी आएगा इकाई दहाई मानना है। माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या x और y है। ठीक, ये 2 अंक की संख्या x y हो गया तथा उनको उन तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, पलटने पर बनी संख्या वाई एक्स है। पलटेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, लेकिन जबकि इसका योग क्या दे रखा है? 66 है। तो आप एक्स वाई कर लेंगे। ठीक, एक्स वाई करने के बाद कह रहा है कि संख्या का पलट रहे हैं। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग क्या कर लेंगे? समीकरण नंबर 1। ये 2 है, कह रहा है जब इसको पलटेंगे आप तो हो जाएगा 10y प्लस कितना? x। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब सवाल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जब भी एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे। दिया क्या है? दिया ये है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अगर आप तो आगे समझते हैं किस तरीके से आप पलटेंगे संख्या को। तो दिया, देखिए दिया क्या है? दिया है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर कितना? 66। अब यहाँ पे 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11x प्लस 10 और 1 11y बराबर हो जाएगा 66। हम लोग दोनों में क्या करेंगे? 11 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा, जब कॉमन करेंगे हो जाएगा x प्लस y बराबर 66 और 11 से इसको काट देंगे, हो जाएगा 11 छक्का 66, क्योंकि 11 के टेबल में 66 आता है। तो आप क्या करेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 66 बटा 11, 11 छक्का 66, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक, अब आगे सवाल क्या कह रहा है? उसका अंतर। अगर आप देखें सवाल में तो यदि संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अंतर है, ये संख्या क्या है? x y है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? इनका अंतर जो होगा, केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड कह रहा है कि संख्याओं का अंतर 2 है। तो आप लिख सकते हैं केस फर्स्ट से क्या करेंगे? देखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे? 2। केस सेकंड था कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। ये फोर्थ और ये क्या कर लेंगे? फिफ्थ कर लेंगे। अगर आप फोर्थ और फिफ्थ को देखें तो करना क्या है? ये 3 था, 4 है। ठीक है, 3 और 4 को ले लेते हैं केस फर्स्ट से। समीकरण नंबर 3 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को, तो 3 अपने पास है x प्लस वाई बराबर कितना? 6, और यहाँ है x माइनस वाई बराबर कितना? 2। जब दोनों को लेंगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 4। किसी 8/2 का मतलब 4। अब हम लोग क्या करेंगे?
एक्स का मान जो 4 आएगा, अब इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन 3 या 4 में किसी में भी रखेंगे, उसका रिजल्ट बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो एक्स का मान होगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। अब जैसे आप इसको रखेंगे हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो एक्स की जगह हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो वाई का मान आ जाएगा 6 माइनस 4, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो अपने पास जो संख्या होगी 4 और 6 होगी। तो हमने देखा एक्स वाई इज इक्वल टू 42 होगा, लेकिन जब आप इसको बदलते हैं तो दूसरा बन जाता है। अगर आप इसी प्रकार से देखें, अगर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 के लें केस दूसरे को, इसी प्रकार से केस 2 को देखें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू को अगर देखे थे तो समझिए 24 हो जाएगा, क्योंकि केस सेकंड में बोल रहा है कि y और x था, केस फर्स्ट में बोल रहा है एक्स वाई था। तो आपके पास संख्याएं जो होंगी 24 और 42 होंगी। ठीक है, संख्या जो होगी 24 और 42 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। आपको बताना है दो विषम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो 21 का ख देखेंगे, सॉरी 22 का क्वेश्चन नंबर ख है कि जो धनात्मक क्रमागत विषम पूर्णांक है उसको ज्ञात करना है। तो आप क्या कर लेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक ये हो जाएगा आपके पास दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x और x प्लस 2 होंगे। ठीक है, x प्लस 2 होंगे जिनके वर्गों का योग 290 है। तो चलिए करते हैं कि जो आपके पास दे रखा है सवाल में उसके हिसाब से करना है। इनके वर्गों का योग, वर्ग हो जाएगा x प्लस 2, इनका वर्ग हो गया 290 कर देना है। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब x, b का मतलब 2 इज इक्वल टू 290 मतलब 290। अब देखेंगे यहाँ ध्यान से, एक यहाँ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4x हो जाएगा बराबर 290। यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो घटा लेंगे, घटाने के बाद बच जाएगा माइनस 286 बराबर 0। अगर इसमें दो मैं कॉमन कर लूँ तो क्या बच जाएगा, आपके पास हो जाएगा, दो कॉमन करने से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2 से करेंगे 143 इज इक्वल टू कितना 0। इस 2 को भेजेंगे 0 के पास, ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको ऐसा गुणा करना है, गुणा करने पे 143 आए लेकिन घटाने पे क्या है 2 आए। ठीक, तो आप सीधे कंपेयर मत करिए, सीधे लगा दीजिए सीधे 4, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान माइनस 143। ठीक, आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू होता था, सूत्र के प्रयोग से s इज इक्वल टू था माइनस बी प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना 2a। ठीक, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी, माइनस फार्मूले में b का मान कितना है 2, प्लस माइनस करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे 2 का स्क्वायर
बी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 1 है, सी का मतलब है -143 विथ नेगेटिव साइन के साथ अपन कितना 2a, ए मीन्स कितना 1। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 का 3 में करेंगे, सॉरी 4 का करना 143 में, तो आ जाएगा 572/2। अब 572 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 576। ठीक है, तो हो जाएगा 576/2। तो आ जाएगा -2 प्लस माइनस 576 किसका वर्ग है, आपको पता होना चाहिए। जो 576 वो 23 का वर्ग होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे। तो पहले पॉजिटिव ले रहे हैं तो -2 प्लस 24/2 हो जाएगा, घटा लेंगे 22 हो जाएगा, घटा के 22/2, 22/2 मीन्स क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक, पहला क्या आ जाएगा 11। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हर जगह यक्स रहेगा बाबू। ठीक है, हर जगह क्या करना है आपको, यक्स करना है। अब यहाँ तो हमने पॉजिटिव साइन लिया था, अब कौन सा साइन लेंगे, अब लेंगे नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो एक्स का मान आ जाएगा -2 -24 अपान कितना 2, तो आ जाएगा -26/2, काट देंगे आ जाएगा -13 मीन्स 13। तो ये आपके पास ये दो आंसर हैं। एक तो होगा आपके पास 11, एक तो का -13। तो आपका 11 सही होगा, क्योंकि हम लोग माइनस में संख्या को यहाँ नहीं लेंगे। ठीक, अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ रख देंगे 11 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 13। तो आपके पास दो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे 11 और 13 हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ग, जो आपको दिख रहा होगा, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को अपने। देखिए ग, देखिए 22 का ग। एपी का 31वां पद 11 था और 38वां पद 16 है। तो दिया है 11वां पद 38, 11वां पद 38। तो आप जानते हैं फार्मूला कि 11वां पद के लिए हम लोग जानते हैं टीन = a + n - 1 डी होता है। तो एक तो घटा देंगे, तो 11वां पद कितना है 38 है, इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब क्या करना है, सिमिलरली अगर मैं इसी तरह निकालूं तो 16वां पद एक कम लिखते हैं, a + 15d = 37, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे ही 1 और 2 को घटाएंगे ए से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो समझिए समीकरण 1 को माइनस करेंगे किसके साथ, समीकरण 2 के साथ। जैसे आप इसको माइनस करेंगे समीकरण 1 को 2 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास a + 10d = कितना 38। नीचे बन जाएगा आपके पास a + 15d = 73। ठीक है, फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे माइनस। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ लिख देंगे माइनस, यहाँ लिख देंगे माइनस, ए से क्या जाएगा कट जाएगा, 15 में से 10 घटाएंगे -5d। ठीक, यहाँ बच जाएगा कितना -5d = अभी घटेगा नहीं, 73 में से 32 घटा लेंगे तो हो जाएगा 35 विथ नेगेटिव साइन के साथ, 5 से काट देंगे 35/5 हो जाएगा 7। तो अपने पास जो डी का मान आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 1 में या 2 में रख देंगे। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे अपने पास बन जाएगा, देखिए ध्यान से, a + 10d = 38 था
तो हो जाएगा डी की जगह ए प्लस 10, डी की जगह 7 इज इक्वल टू 38। तो हो जाएगा ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 70 और ए का मान आ जाएगा अपने पास, घटा लेंगे तो हो जाएगा 32। तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अपने से सवाल जो पूछा है वो पूछा था 70, कौन सा पूछा था सवाल, 31वां पद ना। 31वां पद क्या होगा, मतलब एन का मान 31 रखना है। तो हो जाएगा ए प्लस 30 तो ए की जगह अपने पास -20 32 है, प्लस 30 इंटू डी की जगह 7 था। तो हो जाएगा 32 प्लस 210। तो घटा लेंगे, बच जाएगा अपने पास 178। 178 क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, तो इस दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर होगा 31वां पद कितना होगा, 178 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर घ को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर घ देखिए, चित्र में दिया है। चित्र में त्रिभुज ए सी बी, आपको दिख रहा होगा चित्र, यहाँ पे फिगर बना हुआ पहले से कि चित्र में ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के ना, जो आपको दिख रहा होगा ए सी बी ए पी क्यू की क्या है, समरूप है। ठीक, समरूप का मतलब एक ही जैसा होगा, जितना ही होगा उतना ही भी होगा। यदि बी सी का मान 8 है तो बी सी की जगह 8 लिख देंगे और पी क्यू की जगह 4 है। तो बी ए का मान है 6.5, बी ए ये है 6.5, ए पी का मान है 2.8। तो कह रहा है सी ए और ए क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। काफ़ी लंबा सवाल है, आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक, तो करना क्या है, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और स्टेटस भी लगाइएगा साथियों, सपोर्ट करेंगे। अगर अच्छा कमेंट या फिर आप अच्छा व्यू दिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर शेयर करूँगा। देखिए 22 का घ, सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, जो दिया उसको लिखिए। क्या क्या दिया है, दिया है कि आपके पास दो त्रिभुज हैं ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज ए पी क्यू के। ठीक, और क्या दिया है, ए पी क्यू के। और चूँकि अपने पास दो, ठीक है, अपने पास दोनों त्रिभुज अपने पास जो दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं या समान हैं, अगर दोनों त्रिभुज समान हैं तो इसका मतलब वो समरूप रहे होंगे। अतः मैं यहाँ कह सकता हूँ कि उनकी संगत भुजाएं एक एवं कोण, उनकी संगत भुजाएं एवं कोण बराबर होंगे। ठीक है, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर कोई त्रिभुज समान या समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं और कोण क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। इस तरीके से जो अपने पास सी ए है वो ए पी के अनुपात के साथ, और जो बी ए है वो ए क्यू के अनुपात के साथ बराबर होना चाहिए, और जो बी सी है वो पी और क्यू के साथ होना चाहिए। ठीक, यही मतलब यही आपके पास भुजाएं और कोण हैं। तो चूँकि आपके पास सी ए अपान ए पी बराबर होना चाहिए बी ए अपान ए क्यू के, और यही बराबर होना चाहिए सी बी अपान क्यू और पी के। ठीक, ये आपको जानना है सवाल के हिसाब से कि भुजाएं का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो सी ए का मान अपने को निकालना है, ए पी का मान क्वेश्चन दे रखा है 2.8, बराबर करेंगे। बी ए का मान अपने पास 6.5 है, ए क्यू का मान है नहीं पता है, सी बी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 8 और क्यू पी का मान है 4। इस तरीके से मैं आपको सिखाया हूँ, ब्रज गुणनखंड में आपको सिखाया था कि पहले को तीसरे के साथ लेंगे, दूसरे को तीसरे के साथ। तो हम ले लिया पहले को तीसरे के साथ। तब यहाँ क्या करेंगे, 6.5 अपान ए क्यू को ले लेंगे तीसरे के साथ 8/4 के साथ। अब आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। 4 से अगर आप इसको काटेंगे
तो सी एज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पे 8 इंटू 2.8 बाई कितना 4, 4 टू या 8 हो जाएगा और 28 गुना कितना था 56, तो मतलब 5.6 हो जाएगा आपके पास आंसर सी ए का मान। ठीक, ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 6.5 इंटू 4 बाई कितना 8, 4 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से इसको काट देंगे तो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 2 जा 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, तो अपने पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर अंगा जो आपको दिख रहा होगा कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले 60 मीटर ऊंचे भवन बनाने हैं, तो आपको पता होना चाहिए भवन छोटा होगा किससे, मीनार से। मैं आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में, तो समझिए ध्यान से। यहाँ करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। ठीक है, ये हमने मान लिया अपने पास क्या है, एक आधार है। ये क्या हो गया आपके पास, मीनार मान लेते हैं। और मीनार क्या होगा, छोटा होगा, नहीं भवन छोटा होगा, तो हमने क्या किया, भवन को छोटा बना दिया। ठीक है, और इसके जो अवनमन कोण हैं, देखिए भवन के शीर्ष से, भवन का शीर्ष मीनार के शीर्ष का, शीर्ष के पाद के अवनमन कोण, मतलब ये जो भवन का शीर्ष होगा यहाँ पे क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। तो हमने यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, पहले कोण बनाया अवनमन कोण, फिर पाद के अवनमन कोण, इसी का पाद बिंदु क्या होगा, भवन का ये वाला पॉइंट होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। ठीक, यहाँ कोण क्या बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, मान लेते पॉइंट ए बी सी आई, ए पी क्यू, यहाँ आर या बी, जो भी आपका मन करे मान लेंगे। ठीक है, मानने के बाद क्या करना है आपको, ये अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी अल्टरनेट से क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आइए आगे समझते हैं। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार देखिए यही है आपके पास। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना मीनार जो माना 60 मीटर ऊंचाई पे, अपने पास क्या है, भवन था, तो माना 60 मीटर ऊंचाई पे, माना 60 मीटर ऊंचे भवन पी क्यू, अपने पास भवन क्या हो गया, भवन पी क्यू के शीर्ष, भवन पी क्यू के शीर्ष क्यू से, पी क्यू के शीर्ष से मीनार ए बी के शीर्ष बी के अवनमन, बी का अवनमन कोण, बी का अवनमन कोण 30 डिग्री व 30 डिग्री, ए का अवनमन कोण 60 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि बी पे 30 डिग्री बना रहा है और ए पे 60 डिग्री। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में, अगर मैं देखूं समकोण त्रिभुज इस पी क्यू ए में, तो बात करें तो यहाँ अपने पास आधार तो पता नहीं है, आधार को कुछ मान लेते हैं, तो ऊंचाई पता है। तो जिसमें आधार और ऊंचाई की बात करी जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, tan। तो यहाँ लगेगा अपने पास कितना, tan थीटा इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसमें हम लोग ले सकते हैं कि लंब बटे आधार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना कि tan 60 अंश बराबर, 60 लिख डायरेक्ट लिख रहे हैं, tan 60 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा 60, या फिर लिख देते हैं पी क्यू अपन ए पी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए और पी या पी ए। ठीक, तो 60 अंश का मान होगा √3 और पी क्यू का मान कितना 60 बटा हो जाएगा पी
ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पी एज इक्वल टू 60/3 इसका हम लोग क्या करेंगे पर में ऐड कर देंगे, ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा, और नहीं करेंगे तब भी आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, एक छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, यही ए पी का मान हमने निकाला। अब जितना ए पी यहाँ नीचे होगा उतना ही क्या होगा ऊपर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ टी बी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू 60/3, ठीक, ये मैं बोल सकता हूँ। आइए समझते हैं इसके आगे। अब क्या करना है आपको, ये क्यू टी बी हम लोग लेंगे एक त्रिभुज जिसका नाम होगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्यू टी बी में, ठीक है, बी में। अब यहाँ फिर लेंगे, अब इस बार जब हम लोग लेंगे टी क्यू का मान, तो यहाँ जो ऊंचाई होगी हो जाएगी 60 - क्यों, क्योंकि बड़े में से छोटे घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10/30 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू टी अपान टी बी या बी टी, आपके ऊपर लिख रहा है जो भी लिख दीजिए। 10 अंश का मान 1/3 होता है, बराबर कर लेंगे। अब क्यू टी का मान आपके पास होगा, क्योंकि पूरी दूरी है, क्यू टी अपान टी बी का मान कितना है 60/3, ये कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है, तो यहाँ जाएगा क्यू टी इज इक्वल टू 60/3 गुणे 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो हो जाएगा क्यू टी का मान क्या आ जाएगा, क्यू टी इज इक्वल टू मिल जाएगा रूट में 3 जो था वो 3 निकलेगा, तो हो जाएगा 20, 3 दूनी 6 मतलब 20 सेंटीमीटर। अगर क्यू टी अगर अपने पास 20 सेंटीमीटर है तो पास क्यू टी का मान अगर 20 सेंटीमीटर आ गया, तो हम लोग जानते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से कि अगर ये ऊंचाई अपने निकालना तो पूरा था 60, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू टी पी, ठीक है। तो टी पी को अगर निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक टी पी है, और ये जितना ए बी होगा उतना ही टी पी होगा, तो बराबर होगा। अगर टी पी इज इक्वल टू निकालने पूरा अपने पास क्यू पी माइनस टी क्यू टी, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि अगर अपने पास टी पी इज इक्वल टू क्यू टी का मान है 60 - 20 हो जाएगा कितना 40, ये आपके पास क्या हो जाएगा 40 मीटर टी पी का मान। अगर 40 टी पी है तो ए बी भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा 40, और यही 40 क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 6 वाला, निम्नलिखित बारंबारता का समांतर माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको समझना है समांतर माध्य क्या होता है, ज़रा समझिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक, ये और बारंबारताएँ दे रखी हैं, इसका पी का मान भी आपको बताना है इस सवाल में। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे, और ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं एक प्रकार से कह सकते हैं इस पेपर को बनाने में बहुत स्ट्रगल किया हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे वर्ग अंतराल लिखेंगे। जब भी सवाल एग्जाम में आएगा सबसे पहले आपको क्या करना है वर्ग अंतराल लिखना है, फिर बारंबारता लिखनी है। वर्ग अंतराल में आपके पास 0 से 10 दिया है, फिर 10 से 20 दिया है, जो दिया रहेगा उसको आप लिख लेंगे। 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50। इसमें जो 0 से 10 है, 0 वाले को बोलते हैं निम्न सीमा, और 10 को बोलेंगे उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा होगा। और बीच में होता है बारंबारता, उसको हम लोग बोलते हैं मध्यक भी निकाल सकते हैं, इसका मध्यमान भी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बारंबारता। मध्यक कैसे निकालते हैं, जिसको एक्स आई से दिखाते हैं। उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग करते हैं, ठीक है। अब बारंबारता आपके सवाल में दी रहेगी, और मध्यमान आपको निकालना पड़ेगा, जिसको एफ आई दिखाते हैं बारंबारता को, और मध्यमान को एक्स आई से, ठीक है। सवाल में दे रखा है 5 है, 18 है, 15 है, यहाँ पी दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है 6, ठीक। और जो समांतर मान निकलता है वो निकलता है एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब दोनों का आपस में गुणा करना है। मध्यमान क्या करते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के आधा कर लेते हैं,
तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। अब आप 10 10 का अंतर लिख दीजिए, डायरेक्ट वैसे बना सकते हैं। अब आपस में क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 पचे क्या हो जाएगा 25। अब 15 गुणे क्या कर लेंगे 28, तो हो जाएगा 270। 15 गुणे 25 कर देंगे तो आ जाएगा 375, हो जाएगा 35p। यहाँ हो जाएगा 45 गुणे 6, तो 45 गुणे 6 कितना हो जाएगा 270। अब फार्मूले में क्या होता है, अपने पास जो समांतर माध्य होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, बारंबारता को अलग जोड़ते हैं, ठीक। एफ आई एक्स आई को अलग जोड़ते हैं, हमें मध्यमान से कोई मतलब नहीं होता है। इसको लिखते हैं समेसन एफ आई। एफ आई को सबको जोड़ेंगे तो देखिए पी का मान तो पी ही रहेगा, बाकी आप जोड़ लेंगे 5, 28, 15 और 6 को, तो हो जाएगा 44 और प्लस पी रहेगा। यहाँ हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई। जब इसको आप जोड़ेंगे 35p वैसे ही रहेगा, तो 35p को छोड़ दीजिए, बाकी आप इसको जोड़ेंगे। जब आप 25, 270, 375, 270 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 940, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर आपके पास फार्मूला होगा कि एफ आई एक्स आई अपान समेसन एफ आई। अब अपने पास जो वैल्यू पता है उसको रख दीजिए। एफ आई एक्स आई का मान पता है 940 प्लस 35p बटा 44 प्लस कितना p। अब समांतर माध्य सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है, दे रखा था 25। हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। 25 से गुणा जब आप 44 में करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 25 गुणे 44, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 100 में 10 जोड़ेंगे 1100 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2500, सॉरी 25p आ जाएगा बराबर 900, एक मान लीजिए आप 940 हो जाएगा, प्लस कितना 35p, तो 1100 माइनस 940 बराबर कर लेंगे 35p माइनस 25p। 35 में से को घटा लीजिए पहले 10, यहाँ 10p मिल जाएगा और इसको घटा लेने हो जाएगा 160 बराबर कितना 10p। तो 10 से 10 काट देंगे, हो जाएगा कितना 16 बराबर p। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साथियों काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो 6 नंबर के सवाल हैं उनको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं आपके सामने ये जो बड़े से क्वेश्चन को 6 नंबर के आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, मैं उसको ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।